नमस्ते। आज इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अच्छी हैं, जिसका उपयोग करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। कोई भी पदार्थ जिसका हम सेवन करते हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या है और कितने से अधिक पीएच वैल्यू की चीज़ को हमने लेना है और किससे कम पीएच वैल्यू की चीज़ को नहीं लेना है। तो पहले यह चीज़ हम जान लेते हैं कि हमने यदि रोगों से लड़ने की शक्ति को डेवलप करना है, और दूसरे रूप में मैं कहूँ कि यदि आपने निरोगी बनना है, रोगों से दूर रहना है, तो ये चीज़ तय करना पड़ेगा कि हमने अपने आहार में 80% से अधिक आहार वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं हमने वो क्षारीय लेनी पड़ेंगी, एल्कलाइन लेनी पड़ेंगी। और ये सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। सामान्य व्यक्ति को भी प्रतिदिन एसिडिक भोजन 20% से कम लेना चाहिए और एल्कलाइन या क्षारीय भोजन वो 80% से अधिक लेना चाहिए। लेकिन जब आप संक्रमण से गुजर रहे हो, बीमार हो, तो उस समय ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि हम उन खाद्य पदार्थों का चयन करें जिनकी पीएच वैल्यू अधिक हो, जो अधिक अल्कलाइन हो। उस समय हम एसिडिक चीज़ों का सेवन ना करें। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कितनी पीएच वैल्यू से अधिक की चीज़ें अल्कलाइन होती हैं और उससे कम की वस्तुएं वो एसिडिक कहलाती हैं। हमारा ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है। तो 7 अब हमने प्रयास ये करना चाहिए कि हम 7.4 से अधिक पीएच वैल्यू की वस्तुओं का सेवन करें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हमारे भीतर किसी भी प्रकार का जो संक्रमण होता है वो दूर हो जाए। तो 7.4 से अधिक पीएच वैल्यू की जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये समझ लेते हैं। और इस समय जब आप यदि संक्रमित हो रहे हैं तो ये बिल्कुल कभी भी ये प्रयास मत कीजिए कि कम पीएच वैल्यू की चीज़ों का आप सेवन करें, अर्थात एसिडिक या अम्लीय भोजन ना लें, ये प्रयास करें। अब जब अम्लीय, एसिडिक और एल्कलाइन की बात आती है तो ये लोग समझ लेते हैं, सामान्य जन ये समझ लेते हैं कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो अम्लीय होती हैं, वो एसिडिक होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखते हैं नींबू इतना खट्टा होता है, जितने भी खट्टे फल हैं उनको ये समझा जाता है कि ये तो एसिडिक है, लेकिन वह एल्कलाइन होते हैं वास्तव में। जब हम नींबू की बात करते हैं, कागजी नींबू की बात, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है नींबू की वो 8.2 से 9.9 तक होती है, नींबू की पीएच वैल्यू। तो अब देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एल्कलाइन फूड है, वो एसिडिक नहीं है क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ही हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन की पीएच वैल्यू 13 से ज़्यादा होती है। अदरक की पीएच वैल्यू अधिक होती है, शहद की अधिक होती है। अनानास फल है, उसकी पीएच वैल्यू बहुत अच्छी है, 12.5-13 के आसपास होती है, पाइनएप्पल की। तो ऐसे ही संतरा है, मौसम्बी है, इन सब फलों की पीएच वैल्यू वो अधिक होती है। इसलिए इस संक्रमण काल में हमने यदि बचना है तो इन चीज़ों का सेवन अधिक करें जिनकी पीएच वैल्यू अधिक है। चाहे हल्दी है, अदरक है, शहद है। ये अभी संक्रमण की ही बात नहीं है, रोग की विशेष की ही बात नहीं है। सामान्य स्थिति में भी हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आहार में 80% से अधिक एल्कलाइन फूड को ही स्थान दें, एसिडिक फूड से बचें।
जितना अधिक हम एसिडिक फूड लेंगे उतना अधिक रोग हमारे भीतर घर करेंगे। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण होती है कि यदि हम क्षारीय आहार को प्रधानता देते हैं, यदि हम एसिडिक फूड अधिक लेते हैं, तो उससे हमारे भीतर की सफाई होती है, टॉक्सिन्स उससे बाहर निकलते हैं, हमारे भीतर की गंदगी तेजी से क्षारीय तत्वों के द्वारा बाहर निकलती है, तो सफाई का अभियान भी होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते कि यदि कोई भी रोग हमारे भीतर आ रहा है, किसी भी प्रकार का रोग हो, उस प्रत्येक रोग का एकमात्र कारण ये होता है कि हमारे शरीर के भीतर गंदगी इकट्ठा है, और इतनी गंदगी है, इतना विजातीय द्रव्य हमारे भीतर है कि वो नियमित रूप से उसकी सफाई हो नहीं पा रही, शरीर के अंगों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। होना ये चाहिए कि जितनी भी आहार के द्वारा हम जो भी आहार लेते हैं, हमारे भीतर जो गंदगी जाती है, गंदगी तो निश्चित रूप से होगी। जो भी आहार लेंगे, चाहे कितना भी आहार अच्छा क्यों न लें, तो भीतर तो गंदगी बनेगी ही बनेगी। और उस गंदगी को साफ करने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था दी है, ईश्वर ने शरीर बनाया ही ऐसा है कि विभिन्न मार्गों से वो गंदगी साफ होती रहे, चाहे मूत्र के रूप में, चाहे मल के रूप में, चाहे पसीने के रूप में त्वचा से, चाहे प्रश्वास के रूप में फेफड़ों से। अलग इन 4 अंगों से गंदगी क्षण प्रतिक्षण बाहर निकलती रहती है। लेकिन जब हमारा आहार बहुत अधिक गड़बड़ हो जाता है, बहुत अधिक एसिडिक जब हम आहार ले लेते हैं, तो शरीर उस गंदगी को साफ करने में फिर समर्थ नहीं हो पाता। वो गंदगी धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती है शरीर में, और वही गंदगी कई प्रकार के रोगों का कारण बनती है। और जब ये तो कई प्रकार के रोग होंगे, लेकिन कभी जब किसी वायरस विशेष से रोग हो जाता है, वायरस शरीर में भीतर आ गया, वो तो किसी के भीतर भी आ सकता है, कितना ही भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही सफाई वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भीतर भी आ सकता है। लेकिन यदि उसका सिस्टम सही है, उसकी सफाई नियमित रूप से हो रही है शरीर की अच्छे से, तो वायरस उसके भीतर टिकेगा नहीं, उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए यह चीज़ हम इस बात का ध्यान दें कि हम अल्कलाइन फूड को प्रधानता दें, उसको अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। यदि संक्रमित हो रहे हैं तो तब हम एसिडिक फूड को बिल्कुल ही बंद करके केवल अल्कलाइन फूड पर आ जाएं। अब मैं ये बता देता हूँ आपको लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें आपकी अल्कलाइन फूड के अंतर्गत आती हैं। कुछ चीज़ों का मैंने अभी ऊपर वर्णन कर दिया है। इसके अलावा सभी प्रकार के ताज़े पके फल वो अल्कलाइन फूड है। सभी प्रकार की सब्जियाँ अल्कलाइन फूड है। सब्जियाँ, फल, सलाद ये अल्कलाइन है, क्षारीय है। इसलिए इसकी अधिकता हमारे आहार में होनी चाहिए, अधिक से अधिक इनका हम सेवन करें। दूसरा, सब्जियों में हरे साग सब्जियां वो अधिक लाभकारी हैं। हालांकि सारे फल सब्जियां अल्कलाइन होती हैं, लेकिन इस बीच जब हम विशेष संक्रमण काल से गुजर रहे हों, तो इस समय हमने एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि हम ऐसे आहार का चयन करें जो आहार अल्कलाइन होने के साथ साथ वो कफ निवारक भी हो, कफ कारक ना हो बल्कि कफ निवारक भी हो। ऐसे आहार का हमने ध्यान देना पड़ेगा। इस संबंध में वीडियो अलग से बना है, उसको आप मेरे इस चैनल में देख सकते हैं आरोग्यम में, कि कौन से पदार्थ कफ कारक होते हैं, कौन से पदार्थ कफ निवारक होते हैं। अल्कलाइन होने के साथ साथ यह भी ध्यान देना पड़ेगा इस समय हमने कि हम कफ निवारक पदार्थों का सेवन करें। शहद, गुड़, ये सारी चीज़ों का मैंने बता दिया आपको। आप कहेंगे कि अल्कलाइन क्या है? सबसे अधिक जो लाभकारी होगा, अगर उस गेहूं को यदि हम कच्चे रूप में खा सकें। कच्चे रूप का मतलब यह है कि अब जो गेहूं, जैसा गेहूं हम पीसते हैं, आटा बनाते हैं, उसको तो हम कच्चा नहीं खा सकते।
आप देखते होंगे जब गेहूं की बालें तैयार होती हैं और वो हरे हरे होते हैं, गेहूं कच्चे होते हैं, उनको आप ऐसे दबाएंगे तो उसमें से सफ़ेद दुग्ध जैसा पदार्थ निकलेगा। उसको अभी खा के देखिए कभी, वो बहुत अच्छी पौष्टिक, सबसे अधिक लाभकारी होगा। और उससे कम लाभकारी फिर क्या हो सकता है कि गेहूं को आप भिगा करके उसको अंकुरित करके थोड़ा सा ले लें उसको, वह भी बहुत अधिक लाभकारी होगा, बहुत अधिक अल्कलाइन होगा। आपने गेहूं का अगर पूरा लाभ लेना है तो आप उसको इस रूप में ले सकते हैं कि उसको भिगाइए, एक मुट्ठी गेहूं अंकुरित होने दीजिए, उसके बाद उसको खाइए तो वो बहुत लाभकारी बनेगा। अब मैं बताऊं आपको कि अम्लीय पदार्थ कौन से होते हैं, एसिडिक फूड कौन सा होता है। सभी प्रकार के तेल, मसाला, अर्थात चिकनाई सारा कोई भी है वो अम्लीय होता है। चाहे घी हो, चाहे तेल हो, कोई भी चिकनाई वाले जो पदार्थ हैं वो अम्लीय होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अम्लीय पदार्थों को 20% से कम लेना चाहिए। इसलिए घी थोड़ा लिया जाता है, तेल हल्का सा लिया जाता है ताकि बॉडी में बहुत कम जाए, अम्लता बॉडी में कम जाए। क्योंकि जितनी अम्लता बॉडी में बढ़ेगी, जितना फूड हमारा एसिडिक होगा, उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए सारे मसाले युक्त भोजन, तले भुने खाद्य पदार्थ जो भी हैं, यह सभी एसिडिक फूड होता है। डिब्बाबंद भोजन जो होता है वो भी सारा अम्लीय भोजन होता है। चाहे ठंडा पेय है, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, मांस, अंडा, ये सारी चीज़ें वो एसिडिक होती हैं। और कोई भी अनाज दालें यदि उसको आप छिक्कल के बिना लेते हैं, छिक्कल उतार के लेते हैं, जैसे कोई भी दालें से अरहर लेते हैं, मलका लेते हैं, सारा एसिडिक है। जिस दाल में से छिक्कल निकला हुआ है वो पूर्ण रूप से एसिडिक है। इसलिए उन दालों से बचना चाहिए। अगर दालें खानी हैं तो वो दालें छिक्कल सहित होनी चाहिए। इस प्रकार की जो बाज़ार की जो मिठाइयाँ हैं वो सारी एसिडिक होती हैं। क्यों हैं? देखिए, सबसे अधिक खाद्य पदार्थों में यदि सबसे अधिक कोई एसिडिक पदार्थ होता है वो होता है चीनी। और सभी लोग चीनी का सेवन कर रहे हैं, चाहे घरों में सीधे रूप में करें या लोग अब बहुत सुन करके लोग अब ये समझ गए हैं कि चीनी एसिडिक होती है तो नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया चीनी। लेकिन जो मीठा ले रहे हैं बाज़ार से, कोई भी आप खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, उसमें तो वही चीनी पड़ी है। अब तो मीठे में चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ डालते हैं लोग। तो इन चीज़ों से जितना बचेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। मैदा जो बहुत एसिडिक होता है, चीनी सबसे अधिक एसिडिक, मैदा बहुत एसिडिक है। चावल, पॉलिश्ड राइस, जो चावल हम घरों में आमतौर पर प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल एसिडिक है, वो भी नुकसानकारी है। यदि आपने चावल का सेवन करना ही है तो चावल कूट करके जो धान की बाहर की जो परत निकलने के बाद जो चावल बचता है उसको उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। उसको जब हम मिल में से लेके आते हैं तो मिल में क्या होता है, उस चावल की भी परत निकाल दी जाती है, उसका जो फाइबर होता है वो निकाल दिया जाता है और फिर वो पूर्ण रूप से एसिडिक बन जाता है। इसलिए बचना चाहिए चीनी से, मैदे से, चावल से। और नमक भी एसिडिक होता है, और नमक, समुद्री नमक तो बहुत एसिडिक है, और लेकिन अब बिना नमक के रह नहीं सकते। इसलिए हमने प्रयास ये करना चाहिए कि हम सेंधा नमक यूज करें, वो भी कम मात्रा में। रॉक साल्ट जो है, रॉक साल्ट लें, वो भी कम मात्रा में लें, वो कम है। दूध, बार बार उबाला हुआ दूध वो एसिडिक बन जाता है। जितनी अधिक बार आप दूध को बॉईल करेंगे उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप कभी चेक करके देखिए, दूध की पीएच वैल्यू देखिए आप। दूध अगर ताज़ा, अब मैं बताऊंगा अगर क्षारीय दूध कौन सा होता है, एल्कलाइन दूध कौन सा दूध है, ये अगर प्रश्न किसी भाई ने किया था मुझसे, तो जो वास्तव में जिसको हम एल्कलाइन मिल्क बोले हैं, क्षारीय दूध बोले, तो वो होता है धारोष्ण दूध। धारोष्ण दूध का मतलब है कि जैसा दूध हमने गाय से दुहा है वह दूध मूल रूप में उसी तरीके से पिया जाए, वो है धारोष्ण दूध। वो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होता है,
उस रूप में अगर हम दूध को लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी होगा। लेकिन अब दूध कैसा मिल रहा है, गाय का है कि नहीं है, गाय का दूध वो भी धारोष्ण दूध वो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब हम उसको उबालते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि एक उफान का दूध को हमने गर्म करने के लिए रखा और जैसे उसमें उफान आता है तो बंद कर दिया, बस। इसके बाद अगर आप उसको ज़्यादा उबाल लेंगे, ठंडा हुआ उसके बाद फिर दोबारा उबालेंगे, तो जितनी बार उसको उबालते जाएंगे उतनी बार उसमें एसिड बढ़ता जाएगा, वो अधिक ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। ऐसा हुआ है कि एक गाय के बछड़े को प्राकृतिक चिकित्सा के आहार विशेषज्ञों ने एक प्रयोग किया कि उस बच्चे को सीधा उसकी माँ का दूध सीधे उसके थन से ना दे करके उसी की माँ के दूध को निकाल कर उबाल करके गर्म किया दूध उस बच्चे को पिलाना शुरू किया बचपन से ही। तो कुछ महीनों के बाद बच्चा मर गया, क्योंकि वो दूध फिर एसिडिक हो जाता है। असली जो वास्तविक दूध है वो उसकी माँ से प्राप्त होने वाला दूध जिस रूप में मिल रहा है उसी रूप में उसको लें। ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए भी होता है। इंसान के बच्चे भी अपनी माँ का दूध जन्म से ही अगर माँ के दूध को वैसे ही लें तो बहुत लाभकारी होगा। आपने देखा होगा जिन बच्चों ने माँ का दूध अधिक पिया होगा वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आजकल बार बार ये कहा जा रहा है कि माँ का दूध पिए, माँ का दूध पिए, बच्चों को पिलाएं माँ का दूध। और यदि माँ का दूध जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनको ऊपर का दूध दिया जाता है तो वो बच्चे बहुत बीमार होते हैं। इस विषय पर इस चैनल में समय समय पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।